राज्य व्यवस्था एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से न सिर्फ सिविल सेवा के फील्ड में बल्कि हम ये कहेंगे कि ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ये टॉपिक उठाया जाए देखा जाए कि राज्य व्यवस्था आखिर है क्या, तो इसके हम डायमेंशन को समझ सकते हैं। राज्य व्यवस्था आपके आईएएस में, पीसीएस में और जितने भी सरकारी एग्जाम होते हैं, हर एक एग्जाम में राज्य व्यवस्था से प्रश्न जरूर आता है। राज्य व्यवस्था को इंग्लिश में पॉलिटी कहते हैं, लेकिन चूंकि बैच सेपरेट है, हिंदी मीडियम का अलग, अंग्रेजी मीडियम का अलग, तो हिंदी मीडियम में अगर हम चलें तो पॉलिटी को हम आपकी जानकारी के लिए बताएं कि ये सिलेबस में पॉलिटी, राज्य व्यवस्था एक अहम टॉपिक के रूप में रखा गया है। आज के टॉपिक में, आज के इस डेमो लेक्चर में हम आपको राज्य व्यवस्था, इससे संबंधित जो विशेष टॉपिक्स हैं उनको हम देखेंगे। सिलेबस ओवरऑल राज्य व्यवस्था का क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है, कौन सी किताबों को आप इसमें ले सकते हैं, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि राज्य व्यवस्था अपने आप में है क्या। पहले देखिए, राज्य व्यवस्था जैसा कि आपको शब्दों से ही पता चल रहा है, टॉपिक से आप संधि विच्छेद करें तो राज्य और व्यवस्था यानी ये सरकार एवं शासन की एक व्यवस्था है। शासन की एक व्यवस्था है और ये शासन और सरकार की व्यवस्था जो नीतियों के निर्माण, कानूनों के निर्माण एवं इनके क्रियान्वयन से संबंधित है। यानी राज्य व्यवस्था सरकार एवं शासन की एक व्यवस्था है जो नीतियों का निर्माण, कानूनों का निर्माण और विभिन्न प्रकार के निर्णयों को लेने और उन्हें लागू करने के काम से संबंधित होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सरकार एवं शासन की व्यवस्था, यानी इसमें एक महत्वपूर्ण संस्था है सरकार। यानी राज्य व्यवस्था में एक और आप सरकार के बारे में पढ़ते हैं, और चूंकि सरकार के साथ बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूशन भी हैं, अन्य संस्थाएं भी हैं जो कि नीतियों के निर्माण, कानूनों के निर्माण के अतिरिक्त क्रियान्वयन के कार्य में संबंधित होती हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो कानून हैं उनको लागू कराते समय अन्य कई संस्थाएं भी उसमें रोल प्ले करती हैं। किसी प्रकार का जो डिसीजन है उसको लागू करने में गैर सरकारी संस्थाएं या संवैधानिक संस्थाएं या कानूनी संस्थाएं भी पार्टिसिपेट करती हैं, जो सीधे सरकार का हिस्सा नहीं होती। तो इस प्रकार राज्य व्यवस्था में एक और हम जहां सरकार के बारे में पढ़ते हैं, वहीं दूसरी ओर अन्य संस्थाओं के बारे में भी पढ़ते हैं जो कहीं ना कहीं इन काम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शामिल होती हैं। साथ ही साथ राज्य व्यवस्था के कार्य में हम ये देखते हैं कि वास्तव में ये राज्य व्यवस्था अपने आप में सरकार और शासन से जुड़ी हुई व्यवस्था है। यानी इसमें एक और आप सरकार के बारे में पढ़ेंगे, वहीं दूसरी ओर अन्य संवैधानिक संस्थाओं, वित्त आयोग है, जो नीति आयोग है, या हमारे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, या अन्य प्रकार की जो गवर्नेंस की प्रक्रियाएं हैं उनको भी आप इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी संवैधानिक संस्थाएं जैसे कि जिनका उल्लेख संविधान में है उनके बारे में पढ़ते हैं। साथ ही साथ जो विधिक संस्थाएं यानी संसद के कानून से जो बनाई गई हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, या जो सरकार ने आदेश जारी करके संस्थाएं बनाई हैं जो कहीं ना कहीं शासन के काम में संलग्न है, वो भी इसी के दायरे में आते हैं। तो राज्य व्यवस्था एक विषय के रूप में देखें और एक काम के रूप में देखें तो राज्य व्यवस्था तो आप देख रहे हैं कि ये है क्या। तो राज्य व्यवस्था एक और एक सरकार एवं शासन की व्यवस्था है, और वहीं दूसरी ओर यह एक अध्ययन का विषय है। अध्ययन का विषय जिसमें सरकार, उसकी संरचना
कार्य प्रक्रियाओं तथा संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि राज्य व्यवस्था एक ओर जहां सरकार और शासन की एक व्यवस्था है, वहीं दूसरी ओर राज्य व्यवस्था अध्ययन का एक विषय भी है, जो कि सरकार और उसकी संरचनाओं के कार्यों, प्रक्रियाओं और संस्थाओं का अध्ययन करती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो अपने आप में सरकार और शासन की इस प्रणाली को हम एक व्यवहारिक रूप में भी देख सकते हैं और वहीं दूसरी ओर इनको हम अध्ययन के विषय के रूप में भी देख सकते हैं। तो आइए, इतनी इंपॉर्टेंट व्यवस्था जो किसी भी सरकार के निर्णयों को प्रभावित करती है, किसी भी सरकार में निर्णय लेने की तरीकों को प्रभावित करती है, जहां पर कानून बनाने, कानूनों को लागू करने की व्यवस्था को प्रभावित करती है, ये व्यवस्था हम आज इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। आपको इसे पढ़ने के लिए सामान्यतया एक बुक आती है, एक एनसीईआरटी में 11th क्लास की बुक है, 11th एंड 12th क्लास, जो एनसीईआरटी है 11th क्लास की, ये द कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क यानी कि संविधान, उसके सिद्धांत और व्यवहार नाम की किताब आती है। संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, इस किताब को हिंदी माध्यम वाले ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा राज्य व्यवस्था को पढ़ने के लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक भी ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक और विकल्प होता है कि राज्य व्यवस्था का अध्ययन आप डी बसु की बुक से करें। अगर आप थोड़ा अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप इंटरलिंकिंग करके राज्य व्यवस्था के डायमेंशंस को समझ सकते हैं, तो डी बसु की बुक को भी आप ले सकते हैं। राज्य व्यवस्था में अगर आप आईएएस और पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं, तब तो आपको ज्यादा डीप नॉलेज की जरूरत है। लेकिन अगर आप सामान्यतया आरओ का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप वनडे एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, पुलिस प्रशासन के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो आपको इतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इस अपने कोर्स में आपको सारे एग्जाम को कवर करेंगे, यानी कि इसको पढ़ने के साथ जब ये टॉपिक आप पढ़ेंगे तो इसमें हम आपको आईएएस पीसीएस ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, हर एक परीक्षा को कवर करने का प्रयास करेंगे। आइए, सबसे पहले हम इसके सिलेबस को देखते हैं। बस अगर आप आईएएस पीसीएस में जा रहे हैं तो सिलेबस का वो टॉपिक ज्यादा डीप में जाएगा, लेकिन अगर आप बाकी एग्जाम दे रहे हैं, वनडे के एग्जाम दे रहे हैं, तो सिलेबस का ये टॉपिक सुपरफिशियली आप पढ़ेंगे, यानी कि उससे रिलेटेड खाली फैक्ट्स को देखेंगे। तो हम फैक्ट्स भी कवर करेंगे और कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे इस एग्जाम में। आइए आगे बढ़ते हैं और राज्य व्यवस्था के सिलेबस को देखते हैं। देखिए, जब कहा गया राज्य व्यवस्था, तो यहां पर राज करने वाली व्यवस्था को हम पढ़ेंगे, गवर्नमेंट सिस्टम को हम पढ़ेंगे। तो अब गवर्नमेंट, आप जानते हैं गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, क्योंकि सरकार का जो काम है, सरकार का काम है कानून बनाना, सरकार का काम है कानूनों को लागू करना, सरकार का काम है सुनिश्चित करें कि कानूनों से संबंधित विवादों को निपटाना तथा सुनिश्चित करना कि कानून का उल्लंघन ना हो, उल्लंघन ना हो। ठीक, कई सारे काम ये करता है जो सरकार। तो सरकार इन कामों को करने के लिए 3 अलग अलग ऑर्गन्स के माध्यम से काम करता है। यानी कि सरकार, जो राज्य व्यवस्था है, ये क्या है? सरकार और शासन की व्यवस्था। सरकार और शासन की व्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं तो यहां पर मैंने अभी अभी आपको बताया कि राज्य मतलब सरकार और व्यवस्था मतलब अन्य सारे इंस्टीट्यूशन
या अन्य सारे प्रक्रियाएं और अन्य सारे कानूनी प्रावधान जो कहीं ना कहीं इन कानूनों को लागू करने से संलग्न है या संबंधित है। तो यहां पर अगर हम सरकार को देखें, सरकार का एक काम होता है कानून का निर्माण करना, दूसरा काम होता है कानूनों का, नीतियों का क्रियान्वयन करना, तीसरा काम ये सुनिश्चित करना होता है कि कानून सही ढंग से लागू हो और कोई भी कानून का उल्लंघन न करे, और अगर कानून का उल्लंघन करे तो उसके संदर्भ में सजा भी देना, ये काम सरकार का होता है। तो सरकार, आज की आधुनिक सरकारों में ये काम सरकार अपने 3 ऑर्गन के माध्यम से करता है। एक होता है जिसे कहते हैं विधायिका, दूसरा होता है जिसे कहते हैं कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। यानी कि सरकार इन 3 अंगों के माध्यम से अपने कार्यों का निर्वहन करती है। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सरकार इन 3 अंगों के माध्यम से करती है। अगर सरकार, आधुनिक सरकार में देखा जाए तो सरकार के ये 3 अंग, यानी कि ये सरकार के 3 अंग कहलाते हैं। एक विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। जो विधायिका है इसका काम लिटरली आप देख रहे हैं कि विधियों का निर्माण करना, विधि या कानून का निर्माण करना। जो कार्यपालिका है इसका काम क्रियान्वयन का है, क्रियान्वयन का है, यानी लागू करने का है, यानी सीधा प्रशासन करने का है, सीधे जनता तक कानूनों को इंप्लीमेंट करने का है। और न्यायपालिका का काम है ये सुनिश्चित करना कि कानूनों का उल्लंघन ना हो तथा विवादों का निपटारा। ये सरकार के अलग अलग काम हैं और सरकार अलग अलग अपनी संस्थाओं के माध्यम से इस काम को करती है। और सरकार के ये संस्थाएं अपने अपने कार्यों को अगर स्वतंत्रता पूर्वक कर रही हैं तो एक सिद्धांत होता है, इसे कहा जाता है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। यानी कि कार्यपालिका का काम कानूनों को लागू करना, विधायिका का काम कानूनों को बनाना और न्यायपालिका का काम ये देखना कि कानून का उल्लंघन ना हो। तो सरकार के ये 3 अंग होते हैं और सामान्यतया राज्य व्यवस्था इन तीनों अंगों के बारे में अध्ययन करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकार, कई देश ऐसे होते हैं जहां पर कि बहुत सारी भिन्नता पाई जाती है, क्षेत्रीय भिन्नता होती है, जहां एक सरकार सभी क्षेत्रों के जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाती, जिसके कारण अलग अलग क्षेत्रों को अपनी अपनी सरकार बनाने का मौका दे दिया जाता है। और जहां पर देश को पूरे एक रखने और राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित मामला हो तो उसे एक सरकार अपने हाथ में रखती है। बाकी लोकल लेवल पर, निचले लेवल पर अलग अलग क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग सरकार बनती है। यानी कि अगर ये सरकार अलग अलग है, एक केंद्र की अलग है और राज्य की अलग, यानी राज्य के स्तर पर अलग सरकार है और केंद्र के स्तर पर अलग सरकार है, यानी दोहरी सरकार है अगर, तो इस प्रकार की राज्य व्यवस्था को संघीय राज्य व्यवस्था का नाम दिया जाता है। अगर केंद्र की अलग सरकार और राज्य की अलग सरकार है तो इस प्रकार की सरकार यानी कि संघीय शासन व्यवस्था कहलाएगा, क्योंकि आप जानते हैं सरकार किसका हिस्सा है, राज्य व्यवस्था का। तो जिस राज्य व्यवस्था में ये सरकार अलग, एक दूसरी सरकार अलग, यानी दो सरकारें पाई जाती हैं। केंद्र की सरकार जो कि पूरे देश के लिए कानून बनाएगी, पूरे देश में लागू करवाएगी और पूरे देश में विवादों का निपटारा करेगी। राज्य की सरकार जो खाली राज्य की सीमा के अंदर कानून बनाएगी, उनको लागू करवाएगी और उनका निपटारा करेगी। तो इस प्रकार जब दोहरी सरकार होती है, द्वि शासन व्यवस्था होती है, तो इसे संघीय राज्य व्यवस्था कहा जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए सरकार एक ही है, एकल, यानी कि पूरे देश के लिए कानून बनाना हो या किसी छोटे क्षेत्र के लिए कानून बनाना हो, सब एक ही सरकार करेगी, एकल सरकार है अगर, तो इस प्रकार की व्यवस्था को
एकात्मक एकीकृत राज्य व्यवस्था कहा जाता है। एकीकृत राज्य व्यवस्था। और दूसरी क्या है? संघीय राज्य व्यवस्था। यानी अगर केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें पाई जा रही हैं, यानी केंद्र में अलग विधायिका, राज्य में अलग विधायिका, केंद्र में अलग कार्यपालिका, राज्य में अलग कार्यपालिका, केंद्र में अलग न्यायपालिका, राज्य में अलग न्यायपालिका, अगर ऐसी व्यवस्था पाई जा रही है तो ये संघीय राज्य व्यवस्था है। और अगर सिर्फ एक सरकार पूरे देश की सारी शक्तियां अपने हाथ में रखती है तो ऐसी सरकार को एकीकृत सरकार और एकीकृत राज्य व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जब आप राज्य व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो ऐसी राज्य व्यवस्था भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं और भारत में ये वाली व्यवस्था है संघीय राज्य व्यवस्था, यानी केंद्र की सरकार अलग होगी और राज्य की सरकार अलग। तो यहां पर हम समझ गए कि हम लोगों को जो राज्य व्यवस्था पढ़नी है ये कैसी है? ये संघीय है। और संघीय राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है? मतलब हमको संघ सरकार अलग पढ़ना है और राज्य की सरकार अलग पढ़ना है। इस प्रकार संघ सरकार और राज्य सरकार इन दोनों का अध्ययन हमें भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत करना है। अब आप जान रहे हैं संघीय राज्य व्यवस्था है तो इसकी कई सारी विशेषताएं हैं। संघीय राज्य व्यवस्था पाई जाएगी तो बड़ी व्यवस्था है। जैसे पहला तो यही हो गया दोहरी सरकार। अगर संघीय शासन व्यवस्था है तो दोहरी सरकार होगी। कई बार आप उठा के प्री का पेपर देखिएगा तो वहां पर यह पूछा जाता है कि संघीय राज्य व्यवस्था की विशेषताएं क्या है या एकात्मक राज्य व्यवस्था की विशेषताएं क्या है। तो संघीय राज्य व्यवस्था की पहली विशेषता तो दोहरी सरकार। अब दो सरकार होगी, दो लोगों में विवाद की संभावना ज्यादा होगी ना। जब राज्य के लिए भी सरकार एक कानून बना रही है और पूरे देश के लिए, तो भाई पूरे देश में राज्य भी तो आ रहा है, तो अगर उन दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या होगा? तो निश्चित तौर पर जरूरत है कि दोनों की शक्तियों का विभाजन किया जाए। तो दूसरी विशेषता है शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच क्या किया जाए? शक्तियों का विभाजन किया जाए। और लेकिन ये विभाजन ऐसे कर दोगे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें ज्यादा ताकत होगा दूसरा को ग्रैब कर लेगा। तो जरूरी है इस तरीके से इसका विभाजन किया जाए जिसका उल्लंघन कोई ना कर सके। इसके लिए जरूरी है संविधान। और संविधान कैसा? संविधान की सर्वोच्चता। अगर संविधान सर्वोच्च है तो कोई भी सरकार उसके द्वारा किए गए प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकेगी। लेकिन अगर संविधान सर्वोच्च नहीं होगी तो कोई भी उसका वायलेशन कर देगा और फिर यह संघ व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। और अगर संविधान की सर्वोच्चता है तो जरूरी है कि साथ साथ में अगर संविधान में कोई संशोधन करना हो तो दोनों की स्वीकृति होनी चाहिए, नहीं तो जिसके पास ज्यादा ताकत वो उसका इस्तेमाल करेगा। तो निश्चित तौर पर संविधान कठोर होना चाहिए, आसानी से बदला ना जाए जब तक दोनों ना चाहें। तो कठोर संविधान। अब चूंकि केंद्र राज्य दोनों का ही अपना अस्तित्व है तो निश्चित तौर पर केंद्र का अलग संविधान और राज्य का अलग संविधान होना चाहिए। जब राज्य की जिम्मेदारी राज्य की सरकार को दिया गया है तो राज्य का शासन चलाने के लिए राज्य का अलग संविधान होना चाहिए। इसी प्रकार केंद्र का शासन चलाने के लिए केंद्र का अलग संविधान होना चाहिए, यानी दोहरा संविधान। दोहरा संविधान होना चाहिए। केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग संविधान होना चाहिए। इतना ही नहीं, दोहरी नागरिकता। अगर दोनों का अस्तित्व अलग अलग आप कह रहे हैं कि राज्य की आइडेंटिटी अलग, केंद्र की आइडेंटिटी अलग है, राज्य की पहचान अलग और संघ की पहचान अलग है, तो यहां पर दोहरा नागरिकता और दोहरा संविधान होना चाहिए। अगर हम संघीय व्यवस्था अपना रहे हैं तो संघीय व्यवस्था अपना रहे हैं तो निश्चित तौर पर केंद्र के कानून और राज्य के कानून के लिए अलग अलग न्यायिक प्रणाली भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर अपने कानूनों को लागू करवाने का किसी के पास संस्था नहीं होगा तो दूसरा उसको ओवरलैप कर देगा कि नहीं कर देगा। यानी स्वतंत्र एवं पृथक न्यायपालिका
अगर हम संघीय राज्य व्यवस्था अपना रहे हैं, इसका मतलब संघ सरकार राज्य सरकार के बीच हम शक्तियों का विभाजन कर रहे हैं। दो सरकार अपना रहे हैं, एक होगी केंद्र की सरकार, एक होगी राज्य की सरकार। लेकिन ये तभी बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे जब इन दोनों सरकारों के बीच शक्तियों को स्पष्ट तौर पर बांट दिया जाए कि कोई एक दूसरे में हस्तक्षेप ना करे, और ये बंटवारा किया जाए एक कानून के द्वारा जिसका उल्लंघन आसान ना हो। यानी वो कानून अपने आप में सर्वोच्च हो, और ऐसे कानून को संविधान कहते हैं। और यह संविधान कठोर होना चाहिए जिससे कि केंद्र अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे मनमर्जी तरीके से बदल ना पाए। साथ ही साथ केंद्र और राज्य दोनों के लिए संविधान होना चाहिए, क्योंकि शक्तियां दोनों को मिली हुई हैं, तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए दोनों के पास कानून होना चाहिए, दोनों का अपना संविधान होना चाहिए। इसी प्रकार स्वतंत्र और पृथक न्यायपालिका होनी चाहिए जिससे कि कानूनों को सही ढंग से लागू करा पाए अपने अपने कानूनों को। यहां कहने का मतलब यह है कि अगर भारत की राज्य व्यवस्था संघीय है तो उसमें यह विशेषताएं होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि भारत की राज्य व्यवस्था बाकी देशों की राज्य व्यवस्था से थोड़ा अलग है। हमने संघीय राज्य व्यवस्था अपनाया तो है, लेकिन हमारी परिस्थितियां उस समय प्रतिकूल थीं, जिसके कारण हमने संघीय राज्य व्यवस्था तो अपनाया, लेकिन इसमें कई सारी विशेषताएं हमने एकीकृत संविधान की दे दी, क्योंकि जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता मजबूती से बनी रहे। और उसमें हमने एकल नागरिकता भारत में अपना लिया। हमने भारत में दोहरी सरकार तो अपनाया है, लेकिन संविधान एक अपनाया है। और इस प्रकार से कई सारी विशेषताएं ऐसी हैं जो भारत की संघीय राज्य व्यवस्था को सामान्य संघ से अलग कर देती हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, संघीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर हिंदी का लेक्चर अलग और अंग्रेजी का लेक्चर अलग होगा। यानी हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए पूरा का पूरा बैच हिंदी में होगा और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए पूरा पूरा बैच अंग्रेजी में होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने पहले लेक्चर में। आज इस डेमो लेक्चर के माध्यम से क्या आपको पढ़ना है और भारत की राज्य व्यवस्था का चरित्र क्या है ये आपको बताया गया है। अगले लेक्चर का आपको उसमें मिल जाएगा, यूट्यूब पर इसका सब मिल जाएगा कि डिटेल मिल जाएगा कब से आपकी क्लासेस होंगी, और आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ये एक इनिशिएटिव है राज्य के संदर्भ में, और राज्य अगर देखा जाए तो हर किसी का दायित्व है, हमारा भी दायित्व है। रेस IAS एक इनिशिएटिव के तहत गरीब बच्चों के लिए यह कार्यक्रम शुरू कर रहा है, जो कि घर बैठे एक शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्हें जो नहीं आ सकते इंस्टीट्यूशन तक, यहाँ तक आकर जो पैसे नहीं खर्च कर सकते, वो अपने घर में बैठकर भी अपनी तैयारी कर लें और कहीं ना कहीं सिलेक्ट होकर अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, जय हिंद।